नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार, मैं अपराजिता। आइए, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पे। वैशाली जिले में 210 मत्स्य पालकों को निःशुल्क विपणन किट का वितरण। मत्स्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की नई पहल। सरकार की योजना से स्वावलंबी बनेंगे मत्स्य पालक, मिलेगी बेहतर बाजार संपर्क, स्थानीय स्तर पर रोजगार और पोषण सुरक्षा को मिलेगी बल। लाभार्थियों को दी गई मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों की जानकारी। नई तकनीक और संसाधनों से मत्स्य व्यवसाय को मिलेगा नया आयाम। आइए खबरें विस्तार से जानते हैं। बिहार के वैशाली जिले में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की गई। मत्स्य पालकों को स्वावलंबी बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से निःशुल्क मत्स्य विपणन किट का वितरण किया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत जिले के 210 चयनित मत्स्य पालकों को निःशुल्क किट प्रदान की गई। इस किट में मछली बेचने के लिए जरूरी उपकरण जैसे आइस बॉक्स, तराजू और मछली पकड़ने के लिए जाल शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। जाल मिला है, तराजू, बटखारा सब मिला है और मत्स्य विभाग की तरफ से मिला है, चट भी मिला है, छाता भी मिला है और बाल्टी भी मिला है। कई पालकों ने बताया कि विभाग की यह योजना आय बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता और पोषण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी। वैशाली जिला में 320 जो मछली बेचने वाले हमारे मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विक्रेता हैं, उन्हें किट बांटना था, जिसमें से पहले भी हम लोग 62 बांट चुके हैं और आज 210 बांट रहे हैं, जिसमें शहरी भी है और ग्रामीण भी। यह योजना रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी और पोषण सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी। किसान भाइयों, आम की फसल को सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने के लिए आज हम आपको एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीक के बारे में बता रहे हैं। आम के पेड़ों पर नेट यानी जाल लगाने की तकनीक। नेट के उपयोग से न केवल चिड़ियों और गिलहरियों से फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, बल्कि कीट व्याधियों से भी बचाव होता है। नेट से ढका हुआ आम फल देखने में अधिक आकर्षक लगता है, जिससे इसकी बाजार में कीमत अच्छी मिलती है। अगर आपने आम के बागीचे लगाए हैं और फल थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो इस चरण पे नेट का प्रयोग कर आप अपने फलों को सुरक्षित कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खेती में जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण और आधुनिक उपाय है स्प्रिंकलर प्रणाली। इस प्रणाली में स्प्रिंकलर को फसलों की दूरी के अनुसार लगाया जाता है और पंप चालू करने पर पानी तेज बहाव से स्प्रिंकलर तक पहुंचता है। स्प्रिंकलर में लगी नोज पानी को वर्षा की भांति पौधों पर फैलाती है और यह उपकरण लगातार घूमता रहता है, जिससे आसपास की पूरी फसल की एक समान सिंचाई हो जाती है। इसका उपयोग उबड़-खाबड़ जमीन, कम वर्षा वाले क्षेत्रों और सीमित सिंचाई सुविधा वाले इलाकों में बहुत कारगर है। इससे पानी, परिश्रम और समय तीनों की बचत होती है और अधिक क्षेत्र में कम समय में सिंचाई संभव होती है। वैशाली जिले के श्याम सुंदर कुशवाहा एक पढ़े लिखे युवा किसान हैं, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में एक अनोखी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्होंने 40 लाख रुपए का ऋण लेकर गुजरात से देसी गीर गाय मंगवाकर
दूध उत्पादन व्यवसाय की शुरुआत की। हम मतलब गिर गाय के बहुत ही मतलब ये हमको अच्छा लगा और देसी गाय है। देसी गाय का दूध बहुत ही अच्छा होता है और इस गाय का दूध अगर 6 महीने आप सेवन कर लेते हैं तो समझिए कि आपको ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। एचएफ और जर्सी के दूध पीने से ही कैंसर होता है और उसी के दूध में कैंसर पाया गया है। इसलिए हम ये देसी गाय पे काम करने के लिए मतलब ये लाए हैं और गुजरात भावनगर लाए इसका ही सभी गाय है मेरे पास। इसमें अभी मेरा टोटल लागत 40 लाख रुपए लगा है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्कीम था कि गायों के लिए पैसा मिलता है तो हमने लोन लेके ये गाय किया है सब। वे बताते हैं कि गीर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। इस दूध से वे विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाने की तैयारी में भी है और वर्तमान में दूध की आपूर्ति स्थानीय बाजार में कर रहे हैं। ये कहानी उन सभी किसानों के लिए प्रेरणा है जो खेती या पशुपालन को आधुनिक सोच और नवाचार से जोड़कर अपनी सफलता की राह बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख सब्जी मंडियों के भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और स्थानीय प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। आज का अनुमानित तापमान है अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। लू से बचने के लिए उचित सावधानियां बरतें और पशुओं को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हम अवगत हुए कुछ नई तकनीक और उपकरणों से जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी। अब बात करते हैं एक ऐसी फसल की जो कम समय में तैयार होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है और बाजार में जिसकी मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेबी कॉर्न की। बेबी कॉर्न की खेती से कम ज़मीन में भी किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती कैसे की जाए, क्या है इसके लाभ और बाज़ार की संभावनाएं, इन सब पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा की सहायक अध्यापिका पापिया विश्वास जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, खेती किसानी के माध्यम से और हम नए नए एक्सपर्ट के माध्यम से हमारा ये लगातार प्रयास रहता है और ये कोशिश रहती है कि आपके समक्ष हम ऐसे ऐसे विषय लेकर आएँ जिससे आपको उस विषय से संबंधित जो ज़रूरी सवाल हैं, उनके जो जवाब हैं, उन सब का जो निचोड़ है, उस सब से हमारा यही प्रयास रहता है कि जो निचोड़ निकल कर सामने आए तो उस निचोड़ से आपका जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है वह बृहद पैमाने पर प्रशस्त हो सके। और जी हाँ किसान भाइयों, आज इसी कोशिश में आज का जो हमारा विषय है वह इसी परिप्रेक्ष्य में है कि बिहार की जो हमारी जो खेती किसानी की जो उर्वरा भूमि अभी है और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, नए नए तरह के प्रयोग दिन रात और हर समय सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे बेबी कॉर्न के उत्पादन के बारे में और उसकी क्या उपयोगिता है और अभी आज के समय में जो उसकी उपयोगिता है एवं जो उससे आर्थिक उन्नति का जो मार्ग है वह कैसे बृहद पैमाने पर आपके लिए प्रशस्त होगा। और बेबी कॉर्न हम आपको बता दें कि जो मक्का है उसका ही एक अविकसित रूप है। जी हाँ किसान भाइयों, बेबी कॉर्न जब मक्के में जब दाना जो आता है तो जब परिपक्वता के समय में वह प्राप्त होता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी कटाई कर ली जाती है और ज़्यादा मुनाफा उससे प्राप्त होता है और उस स्वास्थ्य की लिहाज से भी उसके अनेक फ़ायदे हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह इसी से संबंधित है कि बेबी कॉर्न की खेती बिहार के लिए, बिहार के संदर्भ में, बिहार के किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पापिया विश्वास, जो सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि विषय से संबंधित जो सवाल है कि बेबी कॉर्न है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है? बेबी कॉर्न
जो अविकसित भुट्टा होता है वही होती है। भुट्टा का हम जो वो पूरा परिपक्व होने पर ही तोड़ाई करते हैं, लेकिन बेबी कॉर्न केवल 55 से 60 दिन में बन के तैयार हो जाती है। जैसे ही भुट्टा का मोचा निकलना शुरू हो और उसके बाद उसमें छोटा भुट्टा लग जाए तो 2 से 3 दिन के अंदर ही फूल आने के इस भुट्टा को तोड़ लिया जाता है। और ये जो होता है बहुत ही नरम होता है, कुरकुरा होता है। इसका जो उपयोग होता है वो रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ व्यंजनों में और घर के रसोई में भी यूज़ हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको सूप और तरह तरह के व्यंजन बना के उनको खिलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो होता है आयरन, जिंक और ये सब की मात्रा भरपूर होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मैडम, बिहार की अगर हम बात करें तो जो यहाँ की कृषि योग्य भूमि है, तो जो संबंधित ज़िले हैं, तो कौन कौन से ऐसे जो खास ज़िले हैं जिनमें बेबी कॉर्न की खेती आसानी से की जा सकती है, या जो भूमि है वह बेबी कॉर्न की खेती के लिए उपयुक्त है? इस बारे में हम आपकी जो राय है वह अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। बेबी कॉर्न की खेती बिहार का हर क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि बिहार का लगभग सारे ज़िलों में आप देखते होंगे कि मक्का की खेती होती है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में मक्का की खेती होती है वो हर एक ज़िला जो है उपयुक्त होता है बेबी कॉर्न की खेती के लिए। लेकिन इसमें खास मैं कुछ ज़िलों के नाम लेना चाहूँगी, जैसे वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। ये सब ज़िला का सुविधा ये है, ये पटना जैसा बड़े शहर में जुड़े हुए हैं और ये सब ज़िला में खुद भी सब्ज़ी मंडी और बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट बहुत सारे देखे जाते हैं, जिसके कारण ये सब ज़िले में बेबी कॉर्न की जो उसका बहुत अच्छे से इसकी बिक्री हो सकती है और बहुत अच्छे से इसका जो है एक्सपोर्ट भी हो सकती है। इसके अलावा आप समस्तीपुर देखेंगे, दरभंगा देखेंगे, ये सब ज़िला में परंपरागत खेती हो रही है मक्का की, और यहाँ के किसान जो है ऑलरेडी तकनीकी रूप से बहुत एडवांस्ड है मक्का के खेती पे। नए नए तरीके का, नए जो इसका उत्पादन विधि है उसको अपना के ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा जो है मक्का की उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सब ज़िला भी बहुत अच्छा मानी जाएगी बेबी कॉर्न की खेती के लिए भी। ऐसे ही क्रम में आप गया देखेंगे, रोहतास देखेंगे, ये सब के जो ज़िले हैं इसमें सिंचाई का काफ़ी अच्छा प्रबंधन है और मिट्टी भी मक्का के उत्पादन के लिए एकदम उपयुक्त है। तो ये सब ज़िला में भी जो है बहुत अच्छे से बेबी कॉर्न की खेती हो सकती है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में मैडम, आपने बात की परंपरागत मक्के की खेती पर, तो उसी से संबंधित जो मेरा अगला सवाल है, तो जो बिहार की जलवायु है उसके संदर्भ में कितना मुफीद है बेबी कॉर्न की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए? और जलवायु की हम बात करें तो उसके संदर्भ में बेबी कॉर्न की खेती किस तरह से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा पहुंचा सकता है? बिहार का जो जलवायु है वो मक्का की खेती के लिए जैसे बहुत ही उपयुक्त है, सेम ऐसे ही बेबी कॉर्न की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है। बिहार में क्योंकि 25 से 38 डिग्री तक की गर्मी के टाइम में टेम्परेचर रहता है और सर्दी में भी टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होती है, और यहाँ पे बारिश का मात्रा भी 1100 से 1200 मिलीमीटर तक का बारिश होती है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या है, इसका जो जलवायु है बहुत ही अच्छा है बेबी कॉर्न के लिए और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसका उपज हो सकती है। और जहाँ तक किसान भाइयों की लाभ की बात है, तो बेबी कॉर्न काफ़ी एक लाभदायक फसल है जो अभी उभर के आ रही है नया एक फसल के रूप में, क्योंकि इसमें जो है जो उपज होती है वो पर हेक्टर 10 से 12 टन की बेबी कॉर्न की उपज होती है। साथ ही साथ करीब 20 टन की इसमें हरा चारा भी उपलब्ध होता है। अब जो बेबी कॉर्न का मार्केट दर है वो आपको अगर प्रोसेसिंग करके बेचा जाए तो 250 ग्राम मात्र पटना शहर में 80 रुपया में बिक रहा है, और वहीं पे अगर किसान बंधु हमारा डायरेक्ट कहीं पे बेचते हैं बिना प्रोसेसिंग का, बिना उसके छिलका के साथ, तो भी केजी में 60 से 80 रुपया उनका बिक जाएगा फसल। तो इस हिसाब से अगर हम देखें लागत के साथ अगर हम मिलाए तो करीब करीब जो है 1.5 से 2 लाख की पर हेक्टर में किसान बंधु को नेट लाभ मिल सकता है। और क्योंकि ये एक बहुत ही कम ड्यूरेशन का फसल है, केवल 55 से 60 दिन में बन जाती है, तो आपका जो है आगे का फसल लेने में भी बिल्कुल भी देरी नहीं होगी और आप इसको साल भर में लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में और खरीफ के सीज़न में और रबी के सीज़न में, तीनों सीज़न में आप बहुत अच्छे से बेबी कॉर्न की खेती करके किसान बंधु लाभ उठा सकते हैं।
मैडम आते हैं अब जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो जेहन में आ रहा है वह यह है कि हमारे किसान भाई बेबी कॉर्न की जब खेती शुरू करें तो जो महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि इसकी बुआई कब हमारे किसान भाई करें, और जो किस्में हैं उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें तो जो उन्नत किस्में हैं कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनको लगा करके हमारे किसान भाई ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जो है ये साल का कोई भी टाइम पे आप लगा सकते हैं, और इसके लिए जो है मिट्टी को पहले बढ़िया से उसका जुताई कर ले, उसको मिट्टी को भुरभुरा कर ले, और इसमें जो है आप पहले जो सड़ा हुआ गोबर का खाद होता है या फिर केंचुआ खाद जो जैविक खेती में इस्तेमाल हो रही है उसका इस्तेमाल करें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के दर पे, और उसमें जो मिलाइए आप 150 kg नाइट्रोजन और 85 kg फॉस्फोरस और 70 kg के हिसाब से पोटास का भी, और ये सब मिश्रित करके फसल में डालना है। जो रो टू रो या उसका अब 60 सेंटीमीटर के हिसाब से दूरी रखें, और पौधा से पौधा का दूरी जो है 25 सेंटीमीटर की रखें, और इसमें क्या होगी आपको इंटरकल्चर ऑपरेशन में भी सुविधा होगी और फसल का भी बढ़ोतरी बहुत अच्छे से होगी। सिंचाई की अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में करने वाली फसलों में थोड़ी सिंचाई ज़्यादा लगती है, लेकिन खरीफ के मौसम में आप जो बेबी कॉर्न की खेती करेंगे उसमें सिंचाई 6 से 8 बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश होती रहती है। और इसके जो नई नई अभी वैरायटीज़ आ रही है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, बन के तैयार हो जाती है केवल 55 से 60 दिनों में। ऐसी कुछ वैरायटी का मैं नाम लेना चाहूँगी, HM4, HM10, बेबी स्टार, गोल्डन बेबी, और अभी सिंजेंटा कंपनी का एक G5414 वैरायटी भी आ रही है जो भी 55 दिन में बन के तैयार होती है, और हर एक पौधा में 4 से 5 भी कॉब आने का हमने देखा है, और इसमें जो टाइम पीरियड बहुत कम लगता है और बिहार के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसकी जो उपज है काफ़ी अच्छी है, दाना इसमें नहीं आती है, और बहुत अच्छा इसका जो प्लांट का भी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मानी गई है, और सिंचाई भी कम लगती है, खाद का रिस्पांस भी इसमें बहुत अच्छी देखी गई है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि नई नई जो फसल की किस्में हैं इसको आप अपनाएं, और नए तरीके से जो है अपना फसलों का कुछ खेती करके इसमें अपना लाभ उठाएं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारी विशेषज्ञ ने बतलाया कि जो बेबी कॉर्न की खेती है वह आपके लिए कितनी मुफीद है, और इसकी खेती करके जो आर्थिक लाभ है उसे आप बृहद पैमाने पर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, बेबी कॉर्न की खेती बहुत कम समय में और कम लागत खर्च पे आपको ज़्यादा मुनाफा देने वाली एक उन्नत और अभी के समय में हम विकासशील फसल कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चय ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और भी रोचक जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा,
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था।
मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक कहानी। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।